इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपके सिलेबस में पढ़ना है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और nth ऑर्डर भी देखेंगे। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन सा होता है आपको याद रखना होगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है, और वो गिवन होता है क्वेश्चंस में। ऑर्डर तो आपको बताया नहीं था कि ऑर्डर कोई भी होगा वो एक्सपेरिमेंटली पता होता है, कि वो पता ही होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का या सेकंड ऑर्डर का, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। हम देखो ऐसा मान लेते हैं कि वी कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वी कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। कोई हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस मान लेते हैं, तो मानते हैं, देखिए कोई रिएक्शन को हम एज्यूम कर लेते हैं ए से जा रहा है बी में, है ना, ए से जा रहा है बी में, और t इक्वल टू 0 पे इसका हम ये मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन था ए नॉट, और ये शुरू में कितना होगा, 0 होगा। तो पता ही होता है कि रिएक्टेंट से जो कन्वर्ट होता है वो हो जाता है शुरू में 0, प्रोडक्ट का 0 होगा, और t इक्वल टू टी पे मैंने कुछ समय के बाद में इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा AT है, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा BT। अब देखिए आपको क्या क्या लिखना है, रेट लिखना है बाबू। तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट होता है -1/1 dA/dt, और क्या लिख सकते हैं +1/1 dV/dt, है ना, और तो कुछ है नहीं, ये रिएक्टेंट में था, ये प्रोडक्ट में। और ये हम बोल सकते हैं कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। दूसरा तरीका ये होता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं के, और इसके बाद अल्फा लगा देते हैं, अल्फा का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। इसको हम बोलेंगे कि ये 1 है, और इसको हम बोलेंगे कि ये 2। और यहां से हम बोल सकते हैं कि इसका पावर 0 है, मैंने इसका वैल्यू हो गया 1। 0 क्यों माने हैं, क्योंकि हम पहले ही मान लिए थे कि ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हम 0 मान लिए हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो एक कांस्टेंट लगा दिए हैं, और यहाँ पे हम बोलेंगे R बराबर K, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। क्लियर। अब इस तरीके से हम रेट लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। R बराबर K, तो फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we get, यहां से क्या कहेंगे, K बराबर -dA/dt, और K इंटू dt आ जाएगा, K इंटू dt इज इक्वल टू -dA। क्लियर, K इंटू dt इज इक्वल टू -dA, चूंकि R बराबर हम लोग रख दिए हैं K, हाँ, फ्रॉम 1 and 2 से हम लोग ये यूज कर लिए। इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट। जब इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा, देखिए आप आराम से देख लो, इंटीग्रेट करना, K इंटू डी टी इज इक्वल टू -dA हो जाएगा ना, और यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पे, इंटीग्रेशन का साइन है, t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन हो गया A0, dA का मींस A0 है, और t इज इक्वल टू t पे कुछ समय के बाद में इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा AT, है ना, AT, t इज इक्वल टू 0 पे A0, और t इज इक्वल टू t पे इसका कंसंट्रेशन हो गया AT। क्लियर, क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो dt का इंटीग्रेशन जो होगा t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक, और dA का इंटीग्रेशन जो है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक, जैसे था उसको हम पुट कर दिए। अब आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना, तो dt को जब छोटा छोटा पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t, और t इज इक्वल टू 0 से जाना है कहाँ पे, t इज इक्वल टू t पे। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं बाबू, यहाँ पे हम बोलेंगे dA का इंटीग्रेशन होता है a, dA का इंटीग्रेशन होता है a, और A0 से जाना कहाँ पे है, AT तक जाना है। क्लियर। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे, दूसरा बार लोअर लिमिट रखेंगे। यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, देखिए क्या होगा। एक बार रखेंगे अपर लिमिट K इंटू T -0, क्लियर, बराबर K इंटू नहीं, K इंटू नहीं है, यहाँ पे हम लोग ऐसे रख सकते हैं, माइनस है ही, माइनस को रहने दीजिए, और एक बार रखेंगे A की जगह पे AT और -A0। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं,
के टी, ये तो खत्म हो गया, जीरो आ गया, और ये निगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी। तो हम यहां से कह सकते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप याद रखेंगे। ये क्या हो गया, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप याद रखोगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। एटी क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। ए कहने का मतलब क्या, रिएक्टेंट। ए कहने का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट है, इसको कभी कभी आर से भी लिखता है। तो हम बोलेंगे एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। एटी का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ए नॉट का मतलब हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, के का मतलब हो गया रेट कांस्टेंट जो गिवन होगा, और टी का मतलब हो गया टाइम, टाइम जिस समय पे ये एटी उसी समय के लिए होगा। यहाँ पे 4 अननोन टर्म है, जिसमें से 3 टर्म आपको दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछेगा, इसका अप्लाई करना हम सीखेंगे। पहले आप इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, एटी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ ये फॉर्मूला का याद रखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अगर आपको बोर्ड देना है तो बोर्ड में आपको डेरिवेशन पूछ सकता है, 12th बोर्ड में, इसलिए डेरिवेशन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर से हम डेरिवेशन को कर दे रहे हैं। कोई रिएक्शन को मान लिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शुरू में इसका कंसंट्रेशन ए नॉट, तो शुरू में प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। कुछ समय के बाद में एटी पे, मैंने टी इक्वल टू टी पे इसका कंसंट्रेशन एटी, इसका हो गया बीटी। रेट लिखने आपको आता है, 2 तरीका बताए थे, इसको बोलते थे डिफरेंशियल रेट लॉ और इसको बोलते थे रेट एक्सप्रेशन है। दोनों से रेट लिख के और रेट को इक्वेट कर दिया, मैंने आर बराबर जो था वहां इक्वेट कर दिए हैं। उसके बाद इसको एक बार टाइम और एक बार कंसंट्रेशन के टर्म में इंटीग्रेट कर दिए। जब आएगा तो आपका रिजल्ट को याद रखना है ना, हाँ, रिजल्ट को आपको ध्यान देना है। रिजल्ट ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में कभी स्टेप भूलते भी हैं तो आप रिजल्ट याद रखेगा, लास्ट में आप ये वाला वैल्यू को लिख सकते हैं, हाँ ना। चूंकि कभी कभी होता क्या है कि बनाते वक्त, डेरिवेशन करते वक्त जो होता है रिजल्ट भूल गया, मीन्स स्टेप को भूल जाते हैं। तो स्टेप भूल जाते हैं आप, अगर लास्ट वाला वैल्यू याद किए हुए हैं तो अंतिम में उस चीजों को ले जाकर लिख देना होता है। क्लियर? ऐसे तो आप प्रोसेस से अच्छे से याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ, तो इस तरीका से आप इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे कैसे होता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब इसके बाद इसका हम हाफ लाइफ का चर्चा करते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो देखो, आपको अभी एक रिलेशन बताए थे, क्या रिलेशन था, एटी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। ये वाला रिलेशन अभी हम आपको याद करवाए। और हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है आधा लाइफ। इसका मतलब क्या होगा, टाइम इन विच हाफ ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट। बोल रहे हैं वो ऐसा समय जिसमें आधा रिएक्टेंट कहां चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। गेट डिसोसिएटेड इनटू प्रोडक्ट नोन एज हाफ लाइफ, इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। और हम ऐसे समझाते हैं, देखिए यहाँ पे ए कोई रिएक्शन था, ए से जा रहा है बी में, तो टी इक्वल टू जी पे क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पे इसका कंसंट्रेशन हो गया ए नॉट, प्रोडक्ट हो गया जीरो। टी इक्वल टू टी पे इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 80 और ये हो गया बीटी। और टी इक्वल टू टी हाफ पे ये हो जाएगा क्या, शुरू का आधा हो जाएगा ए जीरो बाई टू, और इसका आधा हो गया, ये इधर है तो इधर कितना हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा ए जीरो बाई टू ही हो जाएगा। ये आधा कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो हम बता रहे हैं कि टी इक्वल टू हाफ लाइफ वही होता है जिसमें इनिशियल का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 80 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू टी हाफ जब रखेंगे तो 80 के जगह पे हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ए जीरो बाई टू रख सकते हैं। और यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, तो हम ये कह सकते हैं ए जीरो बाई टू इज इक्वल टू ए जीरो माइनस
K इंटू टी हाफ, ऐसा क्लियर। हम पुटिंग वैल्यू कुछ कर नहीं रहे हैं। T इक्वल टू टी हाफ पे AT के जगह पे हम ये बोला, चूंकि हमको पता होता है कि वैसा समय जिसमें आधा रिएक्टेंट कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। अब इसको इस टर्म को एक जगह कर दीजिए, तो A नॉट माइनस A नॉट बाई टू मीन्स A नॉट बाई टू बच जाएगा, और इधर हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, K इंटू टी हाफ हो जाएगा। और हाफ लाइफ हम यहां से लिख सकते हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ हो जाएगा A नॉट बाई टू के, हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, A नॉट बाई टू के, मैंने हाफ लाइफ जो होगा वो A नॉट बाई टू के, हाफ लाइफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। हम इस तरीका से बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए खेल ऐसा होगा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया A0 बाई टू के, A0 बाई टू के मैंने हाफ लाइफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का। बाई टू के क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है के का वैल्यू, वो डिपेंड करता है, दिया रहेगा वैल्यू, या रेट कांस्टेंट यूनिट से भी हम पता कर सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स।